Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to start a new chapter in our class 12 physics और आज का जो चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है उसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। सो वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 1 है बेटा ये। और इसके अंदर में हम लोग अपना देखो थियोरेटिकल पोर्शन से अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे और फिर आगे हम लोग अपना न्यूमेरिकल वाले पोर्शन पर मूव ऑन करेंगे। सो पहले देख लेते हैं बेटा बेसिक, पहले फर्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको बेटा हम लोगों को आज के लेक्चर में डिस्कस करने की पूरी कोशिश करनी है कि सबको खत्म कर लिया जाए, ठीक है। सो न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थियरी से हम लोगों को स्टार्ट करना है। सो लेट अस गिव अ हेडिंग, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थियरी, ठीक है। न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थियरी। अब यदि मैं आपसे बात करता हूं तो देखो हम लोगों का मॉडर्न फिजिक्स ऑलरेडी पढ़ा हुआ है और उसके अंदर में यदि मैं बात कर रहा हूं तो क्लास 12 की फिजिक्स में हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारी चीजें पढ़ी हुई हैं। लेकिन अब आज का जो लेक्चर है उसमें कुछ छोटी छोटी बातों को हम लोगों को क्विकली रिवाइज करना है और सीधा सीधा आगे बढ़ना है, ठीक है। सो भैया न्यूटन ने अपनी एक थियरी दी थी रिगार्डिंग व्हाट, लाइट को लेकर के उन्होंने अपनी एक थियरी दी थी। उस थियरी को यहां पर पढ़ना है, बस देखना है, बिल्कुल दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा सा छोटी छोटी चीजों को देख लेते हैं, ठीक है। क्या है, न्यूटन सर कह रहे हैं भैया एवरी सोर्स ऑफ लाइट का जो भी सोर्स यदि आप देखते हो तो वो अपने आप में से छोटे छोटे नंबर ऑफ छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या करता है, एमिट करता है। और इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को उन्होंने क्या नाम दिया, कॉर्पस्क्यूल नाम दिया। इनको क्या नाम दिया, कॉर्पस्क्यूल नाम दिया, जो एक सोर्स से निकलकर मीडियम में क्या कर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं। ये जो कॉर्पस्क्यूल्स होते हैं, ये जो छोटे छोटे कॉर्पस्क्यूल्स की हम लोग बात कर रहे हैं, ये कैसे होते हैं, ये परफेक्टली इलास्टिक होते हैं, रिजिड होते हैं और वेटलेस होते हैं। कैसे होते हैं, वेटलेस होते हैं। देखो सिंपल सी बात है, न्यूटन सर मैकेनिक्स वाले आदमी थे तो वो मैकेनिक्स के हिसाब से ही हर चीज को सोचा करते थे। तो उसी के बेसिस पर कुछ थियरी उन्होंने अपनी दी हुई है। तो उन्होंने क्या बोला कि भैया कोई भी लाइट का जो सोर्स है वो अपने आप में छोटे छोटे से पार्टिकल्स एमिट कर रहा है जो मीडियम में चारों तरफ क्या कर जाते हैं, फैल जाते हैं। यस, और इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को उन्होंने क्या नाम दिया, कॉर्पस्क्यूल्स। और क्या बोला कि भैया ये जो कॉर्पस्क्यूल्स हैं वो परफेक्टली इलास्टिक है, रिजिड है और वेटलेस हैं। ये जो कॉर्पस्क्यूल्स हैं किसी भी मीडियम में एक स्ट्रेट लाइन पाथ में चलते हैं, लेकिन जब ये स्ट्रेट लाइन पाथ में चलते हैं तो इनकी स्पीड बहुत ही तेज होती है और ये जो स्पीड होती है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड के साथ में ये कॉर्पस्क्यूल्स चल रहे होते हैं। अब हमें जो लाइट का सेंसेशन होता है वो इस बात से होता है कि जब ये कॉर्पस्क्यूल्स हमारी आंखों पर गिरते हैं, मतलब हमारी आंखों के अंदर में जो रेटिना है उस पर जब ये कॉर्पस्क्यूल्स पहुंचते हैं तो हमें लाइट का सेंसेशन होता है। और एक पॉइंट और उन्होंने बताया कि भैया जो लाइट के डिफरेंट कलर होते हैं वो अपने इन कॉर्पस्क्यूल्स की डिफरेंट साइज होने के कारण होते हैं। ये उन्होंने अपनी एक थियरी प्रेजेंट कर दी जिसे न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थियरी कहते हैं। कोई पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपको पता होना जरूरी है। जब लाइट का डिस्कशन करते हैं तब भी हम लोग इन सारी चीजों को पढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं। एक काम करो भैया, देखो सामने एक बार आपके सामने रख दिया है, आप एक बार स्क्रीन को पॉज करके एक बार रीड कर लीजिए। अब हुआ क्या कि जब इन्होंने ये थियरी दी तो इस थियरी के बेसिस पर वो कुछ पॉइंट्स को तो एक्सप्लेन कर पाए, मतलब रिफ्लेक्शन के फिनोमिना को एक्सप्लेन कर पाए, रिफ्रैक्शन के फिनोमिना को एक्सप्लेन कर पाए, इनवर्स स्क्वायर लॉ को एक्सप्लेन कर पाए। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी कुछ ड्रॉबैक्स यहां पर रह गए। उन ड्रॉबैक्स के बारे में हम लोगों को यहां पर देखना है। ड्रॉबैक्स क्या रह गए भैया, कि वो किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के फिनोमिना को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। देखो जब ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, जैसे आपने कभी कभी देखा होगा कि जैसे ग्लास डोर होता है तो हमें ग्लास डोर के पीछे वाली चीजें भी दिखाई देती हैं जो रिफ्रैक्शन के कारण दिखाई दे रही होती हैं, और
हमें अपनी शैडो भी उसमें दिखाई दे जाती है जो रिफ्लेक्शन के कारण हो रही है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का जो पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का जो फिनोमिना है उसको न्यूटन सर एक्सप्लेन नहीं कर पाए, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उसके अलावा इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, इन फिनोमिनाज को भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इन फिनोमिनाज को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो सवाल यदि बनना है तो इस पे ये बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, और एक सवाल बन सकता है कैन नॉट बी एक्सप्लेन। तो कौन कौन से नहीं है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन को नहीं समझा पा रहे हैं जो हमारे सिलेबस के पार्ट हैं, और किसको समझा पा रहे हैं, रिफ्लेक्शन को समझा पा रहे हैं, रिफ्रैक्शन को समझा पा रहे हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ को समझा पा रहे हैं। दूसरा नहीं समझा पा रहे, उसमें देखो पार्शियल वर्ड है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना भैया कि देखो एक जगह बोल रहे हैं कि रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन समझा रहे हैं और एक जगह बोल रहे हैं कि नहीं समझा रहे हैं। नहीं, फुल रिफ्लेक्शन, कंप्लीट रिफ्लेक्शन समझाया, कंप्लीट रिफ्रैक्शन समझाया, लेकिन पार्शियल रिफ्लेक्शन और पार्शियल रिफ्रैक्शन इस फिनोमिना को वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। अच्छा, और कौन सी चीजें जो इनके ड्रॉबैक में मददगार साबित हुई, इन्होंने जो बताया, उन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया कि भैया जो डेंसर मीडियम होता है उसमें लाइट की स्पीड ज्यादा होती है और रेयरर मीडियम में लाइट की स्पीड कम होती है। वास्तविकता आज आप लोग जानते हैं कि रेयरर मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होती है और डेंसर में कम होती है। न्यूटन सर ने बोला, देखो मैं नहीं बोल रहा हूं कोई भी चीज, न्यूटन सर ने बोला कि डेंसर में ज्यादा और रेयरर में कम, जबकि रियलिटी क्या है, डेंसर में कम और रेयरर में ज्यादा। एक पॉइंट और उनको सबसे ज्यादा परेशान कर गया, वो ये है कि भैया यदि किसी सोर्स में से लाइट जब बाहर आ रही है तो आप कह रहे हो कि छोटे छोटे पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं जो कॉर्पस्क्यूल्स हैं। ठीक है, यदि पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि जो भी सोर्स है लाइट का उसका मास धीरे धीरे डिक्रीज होना चाहिए, उसका मास धीरे धीरे डिक्रीज हो जाना चाहिए, तो एट द एंड में वो सोर्स फिनिश हो जाएगा, जबकि ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा तो नहीं हो रहा है। हो रहा है क्या, यस और नो? क्लियर? सो भैया ये सारे पॉइंट्स थे जो ड्रॉबैक्स थे किसके, न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थियोरी के। ठीक है, 4 पॉइंट हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो ये फोकाल्ट का एक नाम आ रहा है, फोकाल्ट ने न्यूटन सर को रॉन्ग प्रूव किया था अपनी थियोरी से और न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थियोरी को रिजेक्ट कर दिया गया था। हालांकि पहले उनका बहुत नाम था, तो समझ सकते हो कि आप उनके नाम के आगे सारी चीजें चल रही हैं। अगला पॉइंट आ रहा है मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी, ये भी आप लोगों ने पढ़ी हुई है, सब कुछ चीजें पढ़ी हुई हैं। ठीक है, मैक्सवेल वो साइंटिस्ट था जिसने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को रिलेट किया और उन्होंने बताया था कि भैया यदि मतलब चार्ज एट रेस्ट होता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पूरा फिनोमिना है, और जब चार्ज चलने लग जाता है तो वो मैग्नेटिज्म का कारण बनता है। चार्ज जब चलने लगता है, जो कि करंट है हमारे पास में, जिसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है हमने, वो दैट करंट इलेक्ट्रिसिटी इज रीजन फॉर द मैग्नेटिज्म। क्लियर? और उन्होंने एक और पॉइंट बताया था, मैक्सवेल ने अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में बताया कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी जो स्पीड है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और बेसिकली उन्होंने लाइट के वेव नेचर के बारे में यहां पर बतलाया था। देखो ध्यान से देखो, न्यूटन सर क्या बोल रहे हैं, लाइट इज अ पार्टिकल, मैक्सवेल क्या बोल रहे हैं, लाइट इज अ वेव। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट यहीं से चालू हुए थे। उसके बाद में इसकी थियरी को सपोर्ट करने के लिए, मैक्सवेल सर की थियरी को सपोर्ट करने के लिए फिर हमारे पास में आगे फिर से प्रॉब्लम हो रही है, मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थियरी। यहां पे क्वांटम थियरी आ रही है। अब ये क्या हो रहा है कि भैया इस थियरी के अनुसार लाइट जो है, जो लाइट है आपकी, वो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में चलती है, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट, और इस हर छोटे पैकेट को उन्होंने नाम दिया क्वांटा। क्या नाम दिया? क्वांटा। और इस क्वांटा की जो एनर्जी है वो E बराबर एच न्यू है, जहां पर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट और एच जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है। आप लोगों के लिए एक सवाल है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू आपको बतानी है। रिकॉल करके बताओ प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, फटाफट। 6.6 इंटू 10⁻⁻34। चलो सबने बता दी, वेरी गुड। यूनिट बताओ, जूल सेकेंड। यूनिट बताओ, जूल सेकेंड, फटाफट। अच्छा डायमेंशंस भी बताओ। अरे प्रिपेयर हो ना सब लोग कि नहीं हो? ओके चलो कोई बात नहीं। अब मैक्स प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी पढ़ने के पश्चात हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास में आती है वेव थियरी ऑफ लाइट।
लाइट का वेव नेचर वाला पोर्शन हम लोगों को अभी यहां पर पढ़ना है, वेव थियोरी ऑफ लाइट। भैया लाइट जो है वो एक वेव है। अब इस थियोरी को देने वाले थे हाइजन, कौन नाम है उनका, हाइजन, स्पेलिंग HUYZEN, हाइजन, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला कि भैया लाइट जो है वो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है, और वेव्स की दो टाइप्स होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव और एक ट्रांसवर्स वेव। तो इन्होंने बताया कि भैया लाइट जो है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ longitudinal wave which travels with the uniform velocity in homogeneous medium। मतलब एक मीडियम में एक समान रफ्तार से चल रही होती है। और दूसरा पॉइंट क्या बोला कि लाइट इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। बाद में हम लोगों को पता चल गया वेवलेंथ ऑफ द वेव्स, कुछ तो भी गड़बड़ लिखी क्या, नहीं वेवलेंथ ऑफ वेव नहीं, प्रूव टू बी ट्रांसवर्स वेव। हम लोग जानते हैं ना लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव, तो लाइट क्या है, ट्रांसवर्स वेव है, ये हम लोगों को बाद में पता चल गया, ठीक है। हालांकि इसके रिगार्डिंग हम लोग एक एक्सपेरिमेंट भी करेंगे धीरे धीरे। और क्या बताया उन्होंने बताया डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट आर ड्यू टू डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ द वेव। अब क्या होता है ना, स्टूडेंट्स के मन में सारी चीजें बैठी हुई रहती हैं कि भैया लाइट का जो अलग अलग कलर है वो अलग अलग वेवलेंथ के कारण है, लेकिन मैं आपको बता चुका हूं कि भैया कलर जो है वो फ्रीक्वेंसी के कारण है। यदि वेवलेंथ के कारण होता तो एक मीडियम से लाइट जब दूसरे मीडियम में आती तो लाइट क्या हो जाती है, वेवलेंथ चेंज हो जाती है, स्पीड चेंज हो जाती है, तो फिर तो चेंज हो जाता था। मतलब हम लोग यदि एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में से देखें तो हो सकता है कि आपका लाल शर्ट नीला या हरा दिखने लग जाए, जबकि ऐसा नहीं होता है। ट्रांसपेरेंट मीडियम की मैं बात कर रहा हूं, तो उस केस में फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसके कारण हमें यदि ट्रांसपेरेंट मीडियम में से देख रहे हो, ग्लास में से बाहर यदि कोई लाल टी शर्ट पहने व्यक्ति खड़ा है तो आपको लाल टी शर्ट पहनी हुई दिखाई देगा। कभी ऐसा होता है कि बाहर वो लाल पहन के खड़ा है और आपको नीला या हरा दिख रहा है, ऐसा नहीं होता है ना। तो फ्रीक्वेंसी क्लियर, याद रहेगा। अब ये पॉइंट पड़ा हुआ होता है तो बार बार हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं क्लिक कर जाता है कि वेवलेंथ है, वेवलेंथ है, वेवलेंथ है। और इसके बाद में कई स्टूडेंट्स डिबेट करने लग जाते हैं, सर देखो ना वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के साथ में एसोसिएटेड है, तो इसका मतलब तो ये ना सर वेवलेंथ भी तो करेक्ट आंसर होना चाहिए, फिर तो स्पीड भी करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है हम लोगों को। अब यहां पर उन्होंने बोला कि भैया व्हेन लाइट एंटर्स आवर आईज वी गेट द सेंसेशन ऑफ द लाइट। न्यूटन सर ने क्या बोला था कि जब रेटिना पर पहुंचेगी तो हमें सेंसेशन होगी। इन्होंने क्या बोला, लाइट आंख के अंदर पहुंच गई मतलब सेंसेशन हो जाएगा कि लाइट है करके। न्यूटन सर ने क्या बोला, रेटिना तक पहुंचनी चाहिए। और आप जानते हैं आंख के अंदर रेटिना सबसे पीछे होता है, 2.5 सेंटीमीटर अंदर होता है कम से कम। यहां जहां पे आपका आंख का लेंस है ना उसके भी अंदर 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। आधे लोग तो यही सोच रहे होंगे 2.5 क्या होता है, चलो कोई बात नहीं। और एक पॉइंट उन्होंने क्या बोला कि भैया लॉन्गिट्यूडनल वेव के चलने के लिए एक मटेरियल मीडियम की आवश्यकता होती है ना। तो इसका मतलब यह कि लाइट के चलने के लिए भी एक मीडियम की आवश्यकता है। और उसके लिए हाइजन ने क्या किया, हाइजन ने एक हाइपोथेटिकल मीडियम की बात बताई और वो था ल्यूमिनिफेरस ईथर। इसके बारे में उन्होंने यहां पर बताया कि भैया ये जो ल्यूमिनिफेरस ईथर है वो स्पेस में सब तरफ क्या है, फैला हुआ है। और उसके फैले हुए होने के कारण ये जो ल्यूमिनिफेरस ईथर जो वर्ड आ रहा है ये भैया पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है, इसकी डेंसिटी 0 है, परफेक्टली ट्रांसपेरेंट मीडियम है, इसमें से लाइट इजीली, इसी के कारण लाइट सन से हमारे पास तक आ पाती है। यदि ये नहीं होता तो लाइट नहीं आती थी, ऐसा ये कह रहे हैं भैया, मैं नहीं कह रहा। नहीं तो पता लगा किसी ने पकड़ा इतना सा क्लिप और बोला कि लाइट वहां से यहां तक मीडियम के कारण आ रही है, जबकि आप लोग जानते बीच में वैक्यूम है बहुत जगह पे, है ना। हम लोगों ने हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर भी कैलकुलेट करी हुई, 8 किलोमीटर आई थी, यदि आपको याद हो, अंदाजे अप्रोक्सीमेटली 7.8 या 7.6 किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर आया था, जिसको हम लोगों ने अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर लिखा हुआ है। सर ये कौन से पुराने जमाने की बातें बता रहे हो, ये तो आप कुछ याद ही नहीं आ रहा, ऐसा कुछ पढ़ा था, वही तो होता है। चलो अब ये हाइजन की थियरी हो गई, इनके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं और कुछ सफलताएं हैं। सफलताएं क्या है भैया, सफलताएं ये हैं कि ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को, इंटरफेरेंस को और डिफ्रैक्शन को, न्यूटन सर फेल हो गए थे, इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन नहीं समझा पाए थे, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन समझा दिया था, इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन में वो फेल गए, जबकि इन्होंने समझा दिया, मतलब कुछ थोड़ा सा आगे बढ़े।
वेव थियोरी ने प्रेडिक्ट किया कि भैया स्पीड ऑफ लाइट इन एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम इज लेस देन दैट इन ऑप्टिकली रेयर मीडियम एज वाज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय फोकल। मतलब इन्होंने यही बताया कि भैया डेंसर में लाइट की स्पीड कम है और रेयरर में ज्यादा है। तो कहीं कहीं जगह पे हाइजन सर को एक्स्ट्रा पॉइंट्स आप दे सकते हो कि भैया इन्होंने कुछ चीजें अच्छी बोली। ठीक है, क्लियर। हाँ, अभी तक विवाद ये जरूर चल रहा है कि भैया लाइट इज अ पार्टिकल और अ वेव। हालांकि आप लोग उसके बारे में भी जानते हैं, डी ब्रॉगली उन्होंने क्या बोला, लड़ो मत, लाइट पार्टिकल भी है और वेव भी है। ठीक है, ड्वेल नेचर ऑफ लाइट। आगे बढ़ते हैं। अब हाइजन की जो वेव थियरी है इसके कुछ ड्रॉबैक्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इट कुड नॉट एक्सप्लेन रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। लाइट जो एक स्ट्रेट लाइन में चलती है उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर सके। मतलब क्या हो रहा है, भैया ये बोल रहे तुम वेव की बात कर रहे हो तो वेव ऐसी होनी चाहिए, तो भैया लाइट, फिर तुम कह रहे हो लाइट सीधी लाइन में चल रही है। मतलब तुम अपने आप में ही कंफ्यूज पड़े हो कि एग्जैक्टली तुम कहना क्या चाहते हो। अच्छा, तुम लोग भी कंफ्यूज हो गए होगे ना, सर बात तो सही है, ये पते की बात है सर, वेव तो ऐसी होती है तो लाइट सीधी कैसे चल रही है ना। थोड़ी देर पहले आपके प्लांक सर आए थे ना, उन्होंने क्या बताया, लाइट भैया छोटे छोटे पैकेट्स है और ये पैकेट्स एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक पैकेट्स है तो स्ट्रेट लाइन में चल रहे होते हैं। ठीक है, क्लियर। और इसको एक बात समझ लो, देखो क्या होता है कि यदि मैं इसको थोड़ा सा पास ले आऊं, देखो ये कुछ दिखा, और थोड़ा सा दिखाते हैं, ये देखो 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 ये देखो, यस और नो, क्या हो गया, एकदम सीधा सीधा लग रहा है क्या, ये थोड़ा मोटा लग रहा है लेकिन सीधा लग रहा है क्या। इसको इससे कंपेयर करो, इसको इससे कंपेयर करो, अब इसको इससे कंपेयर करो, हो गया सीधा। बस यही कहानी है। ये और क्या क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया, पोलराइजेशन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन कर पाए लेकिन पोलराइजेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और कॉम्पटन इफेक्ट और जीमान इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। हालांकि अब देखो इन्होंने एक बात और बता दी, ये कुछ इनके ड्रॉबैक्स। फिर एक और, द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइपोथेटिकल ईथर वर स्टडीड बाई फर्दर बाई वुड whom Michelson and Morley with their apparatus based on the experiments of interference of light beams। और उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि भैया कोई ईथर का ड्रैग अर्थ पे हमें नहीं मिला। इसका मतलब यह है कि ईथर डज नॉट एग्जिस्ट, कोई ईथर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये तुम्हारी कोरी कपोल कल्पना है। बाहर सब वैक्यूम है, खाली स्पेस है, लाइट आ जा रही है, उसे चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं है, उसे चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं है। ये हाइजन की वेव थियरी के क्या थे, ड्रॉबैक थे। अब यहां से आगे आपको कुछ चीजें दिखाई दे रही होंगी, कुछ डायग्राम दिख रहे हैं और ऊपर क्या लिखा हुआ दिख रहा है, वेव फ्रंट एंड वेव नॉर्मल, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। यस, देखो क्या हो रहा है, ये यहां पर आपके पास में एक लाइट का सोर्स है भैया, यहां से लाइट सब जगह जा रही है। ठीक है, यहां से लाइट सब जगह जा रही है। अब ये जो लाइट चल रही है इसकी स्पीड क्या है, c, इसकी स्पीड क्या है, c इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो भैया t समय पश्चात, मान के चलो यहां से ऐसे ये इतनी सारी वेव निकली, तो t समय पश्चात ये एक डिस्टेंस ट्रैवल कर चुकी है ऑल दी पॉसिबल डायरेक्शन। यदि हम लोग किसी एक डायरेक्शन को कंसीडर करें, हम लोग किसी एक डायरेक्शन को कंसीडर करें और वहां पर यदि मैं उनको एक प्लेन की मदद से समझाने की कोशिश करूं, मतलब देखो यहां पे सोर्स रखा था, यहां से लाइट जाए, तो मैंने एक मीडियम पे क्या रख दिया, एक प्लेन रख दिया, तो उस प्लेन पे जितने भी मीडियम के पार्टिकल हैं, उस प्लेन पर जितने भी मीडियम के पार्टिकल्स हैं, उन्होंने एक प्लेन को कंसीडर कर लिया। अब यहां पर इस वेव का एक फ्रंट तैयार हो जाता है जिसे वेव फ्रंट कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, वेव फ्रंट कहते हैं। और इसका परपेंडिकुलर जो होता है वो वेव नॉर्मल होता है। अब यहां पे आपको टेढ़ा लग रहा होगा, लेकिन यहां पे समझिए, ये जो है ना, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है और ये जो है वो नॉर्मल प्लेन वेव फ्रंट है। वेव फ्रंट भी दो तरह के होते हैं, कैसे, एक होता है स्फेरिकल, स्फेरिकल मतलब कैसे, लाइट सोर्स है, यहां से लाइट गई तो देखो ये एक स्फीयर बनेगा, ये एक स्फीयर कंप्लीट हो जाएगा, ये भी एक बेटा आपका स्फीयर ही कंप्लीट होगा, तो ये क्या हो गया, स्फेरिकल वेव फ्रंट हो गया।
लेकिन जो हम लोग रे ऑप्टिक्स में पढ़ गया पैराक्सियल लाइट रेज की भैया लाइट रेज पैरेलल आ रही है, तो वो बहुत सारी पैरेलल लाइट रेज को यदि मैं कंसीडर कर लेता हूं तो वहां से हमें प्लेन वेव फ्रंट के बारे में समझ में आता है। तो भैया देखो ये आपका प्लेन वेव फ्रंट हो गया और ये इस पे हम लोगों ने नॉर्मल ड्रॉ कर दिए, ठीक है। तो जो नॉर्मल ड्रॉ किया है उसे वेव नॉर्मल कहेंगे। इसको थोड़ा सा और समझना है तो यहां पर डेफिनेशन दे रखी है, उसको जरा हम लोग देखते हैं। A locus of all the points of medium to which wave reach simultaneously so that all the points are in the same phase is called as wave front। यदि आप रिकॉल कर पा रहे हो तो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि भैया यहां पर आपका लाइट का सोर्स है, यहां से जो लाइट निकल रही है उसकी स्पीड c है, तो t समय पश्चात कहीं यहां पर एक पहुंचा, तो भैया t समय पश्चात सब जगह पहुंचे होंगे कि नहीं पहुंचे होंगे। तो इन सारे पॉइंट का लोकस, लोकस मतलब पाथ जो बन रहा है वो क्या कहलाता है, वेव फ्रंट। और ये सारे की सारे मीडियम के पार्टिकल्स किसमें हैं, सेम फेज में हैं। कौन से हैं, सेम फेज में, मतलब उनमें फेज डिफरेंस 0 है। और वेव नॉर्मल क्या है, वेव नॉर्मल क्या है, अ परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द सरफेस ऑफ वेव फ्रंट एट एनी पॉइंट ऑफ वेव फ्रंट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज वेव नॉर्मल। तो आपने ध्यान देखा होगा वेव नॉर्मल की जो डायरेक्शन आ रही है वहां से हमें पता लग रहा है कि भैया वेव कौन सी डायरेक्शन में आपकी ट्रेवल कर रही है। इज इट क्लियर टू यू, श्योर है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, वेव नॉर्मल। अब आपका जो प्लेन और ये था उसको बताने से पहले यहां पे हाइजन प्रिंसिपल आ रहा है भैया, ओके। चलो हाइजन्स प्रिंसिपल क्या है, हाइजन प्रिंसिपल देखो वेव थियरी ऑफ लाइट दी वही है, लेकिन हम लोगों को उसको प्रिंसिपल को एक अलग तरीके से समझना है, क्योंकि अब देखो यहां से हाइजन के बारे में थोड़ी थोड़ी सी चीजें हमारे रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ये फिनोमिना देखने हैं। हालांकि वो सारे फिनोमिना हम लोग देख के आए, लेकिन यहां पे क्या है एक वेव फ्रंट के फॉर्मेट में देखना और कुछ नहीं है। ये कह रहा है कि जो एक ल्यूमिनस पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट जब हमारे पास में होता है तो ये क्या क्रिएट करता है, डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। ये क्या क्रिएट करता है, डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। नाउ यू कैन रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ द वेव। वेव की डेफिनेशन रिकॉल करो वेव्स चैप्टर से, क्लास 11th वेव चैप्टर से। तो हमने क्या बताया कि भैया एक मीडियम में हमने एक रस्सी बताई थी, है ना, एक रस्सी बंधी हुई है, एक चेन बनी, उसमें आप जर्क दे दो। ये एक साइड पे दिया हुआ जो जर्क है जो आपने यहां पर प्रोड्यूस किया, ये जर्क क्या हो रहा है, इस रस्सी के थ्रू ऐसे 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 ट्रैवल कर रहा है। तो ये यहां पर क्रिएट किया गया डिस्टरबेंस इस मीडियम में से चल रहा है। तो वही बात यहां पर कह रहा है कि भैया जो सोर्स ऑफ लाइट होता है, जो सोर्स ऑफ लाइट होता है, जो कि एक ल्यूमिनस पॉइंट है, मतलब चमकता हुआ पॉइंट है, ये क्या करता है, एक डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। और जब ये डिस्टरबेंस क्रिएट करता है तो उस डिस्टरबेंस की जो एनर्जी है, डिस्टरबेंस की जो एनर्जी है वो ट्रांसपेरेंट मीडियम में से आगे बढ़ती है। और जब ट्रांसपेरेंट मीडियम में से जब ये आगे बढ़ती है तो ये वेव्स के फॉर्म में बढ़ती है। किसके फॉर्म में बढ़ती है, वेव्स के फॉर्म में आगे बढ़ती है। तो इसलिए लाइट क्या है, एक वेव है। और इसके बाद उन्होंने कुछ पॉइंट बताए, वो क्या है, एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट बिहेव्स एज इफ इट इज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट सेंडिंग सेकेंडरी वेव्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। देखो क्या बोल रहा है कि भैया यहां पे आपके पास में एक लाइट का सोर्स है, ठीक है, जैसे मैं पीछे दिखाता हूं आपको। तो इसमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है, भैया यहां से लाइट रे निकल रही है, ठीक है। तो यदि आप यहां पर किसी वेव फ्रंट पे आप किसी पॉइंट के बारे में सोचोगे तो भैया ये अगेन यहां से ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में क्या कर रहा है, लाइट्स को सेंड कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला पॉइंट पढ़ाता हूं मैं यहां पे, द न्यू सेकेंडरी वेवलेट्स। इसको क्या नाम दिया गया बेटा, वेवलेट बोला गया, वेवलेट बोला गया है। दिस वेवलेट इज मोर इफेक्टिव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एज कंपेयर टू बैकवर्ड डायरेक्शन। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ आगे की डायरेक्शन में ज्यादा इफेक्टिव है, पीछे की डायरेक्शन में नहीं है, क्योंकि पीछे से फिर से दूसरी वेव आ रही होती है। आ रही है कि नहीं आ रही है भाई। देखो ऐसा तो है नहीं ना, लाइट का मतलब ऐसा तो है नहीं कि एक पैकेट फेंक के छोड़ दिया कि भैया ये आगे गया तो आगे क्रिएट करते हुए चलेगा, नहीं। जब ये आगे क्रिएट कर, ये सारी डायरेक्शन में क्रिएट कर रहा है, लेकिन पीछे से भी तो आ रहा है, तो वो इस पहले वाले के इफेक्ट को खा जाएगा, तो ये फिर आएगा आगे। तो ये आगे की डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होते हैं, इफेक्टिव होते हैं। The resultant wave front at any position is given by the tangent to all the secondary wavelets at that instant.
जो रिजल्टेंट वेव फ्रंट बनेगा उसको किससे डिनोट करोगे? बाय द टेंजेंट टू ऑल दी सेकेंडरी वेवलेट। उस समय सेकेंडरी वेवलेट पे जितने भी ये है वेवलेट्स हैं वहां पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, आपको ये सारी चीजें वहां पर देखने को मिल जाएंगी। तो इस हाइजन प्रिंसिपल में जो सारी चीजें डिस्कस करी गई हैं उनको हम लोग यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। मतलब यहां आपके पास में आएगा प्लेन वेव फ्रंट और स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, बात समझ में आई? तो कहीं पर आपका एक सोर्स है, कहीं पर आपका ये सोर्स है, और भैया देखो ये आपकी लाइट ऐसे इस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है, और देखो यहां पर आपने यदि एक प्लेन बना दिया, ठीक है, और अब यहां पर इसको देखो इन्होंने सेकेंडरी क्या मान लिया है? वेवलेट्स मान लिया। तो देखो ये ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं? आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ऐसे स्फेरिकल में देखो यहां पर आपका सोर्स है, तो देखो यहां एक वेवलेट की बात करी गई है, देखो ये एक वेवलेट बन रहे हैं जो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में फिर से क्या कर रहे हैं? लाइट वेव्स एमिट कर रहे हैं, लेकिन दीज आर इफेक्टिव, मोर इफेक्टिव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली। तो भैया ये जो बन रहा है ये है आपका प्लेन वेव फ्रंट बन रहा है, प्लेन वेव फ्रंट बन रहा है, और ये जो आपका बना है ये है आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट। ये क्या है? स्फेरिकल वेव फ्रंट बन रहा है। ठीक है, अब मैं बताऊं, देखो इतनी सारी चीजें जब मैं बोर्ड पे लेके आ गया हूं ना, तो इसका मुझे फायदा पता है क्या हो? ये जो 30 मिनट्स में मैंने पढ़ाया ना, इतना यही पढ़ाने में एक लेक्चर पूरा निकल जाता है मेरा, क्योंकि थ्योरी में फिर बोलता हूं लिखता हूं, बोलता हूं लिखता हूं। अब इस बार मुझे थोड़ी सी अच्छी मदद मिल गई। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज रिफ्लेक्शन एट अ प्लेन सरफेस। एक बात ध्यान रखना, अब हम लोग यहां पर जो रिफ्लेक्शन वगैरह पढ़ रहे हैं ये वेव फ्रंट का रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं। तो क्या हो रहा है? देखो यदि आपको रे ऑप्टिक्स याद है तो आप जानते हैं भैया ये आपका मीडियम नंबर 1 मान लीजिए, ये आपका मीडियम नंबर 2 मान लीजिए। एक लाइट रे आई, ठीक है, जिसे आपने क्या नाम दिया? इंसिडेंट लाइट रे नाम दिया। ये आपका नॉर्मल हो गया, ठीक है, जितने एंगल पे आई उतने ही एंगल पे क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, ये आपका रिफ्लेक्शन का फिनोमिना आपने पढ़ा हुआ, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आई बराबर आई आर होता है। अब ये सेम कहानी बन रही है किसके लिए? जब आपका एक वेव फ्रंट आ रहा है। क्या आ रहा है? वेव फ्रंट। तो ए बी इज अ वेव फ्रंट, मतलब ये जो P है और ये जो Q है ये एक पैरेलल लाइट रेज का एक बंच है। क्या है? पैरेलल लाइट रेज का क्या है? बंच है। तो अब आप देखो, आप तो ये मानिए कि भैया ये एक लाइट रे के बारे में आपने सोचा, सही बात है। अब जब ये लाइट रे चल रही तो जहां इस समय ये ए पर है, ए डैश पर है, उसी समय यहां पर ये जो बी है ये आपका बी डैश पर पहुंचा है। ठीक है, अब सोचो यहां पहले रिफ्लेक्शन होगा या यहां पहले रिफ्लेक्शन होगा? सोचो, कॉमन सेंस, क्योंकि टेढ़ा आना है तो भैया आपका रिफ्लेक्शन पहले यहां पर होगा। तो जितने समय में अब ये जब आगे बढ़ेगा उतने में यहां पर इसे कुछ समय लगेगा यहां पहुंचने में, लगेगा कि नहीं लगेगा? और फिर यहां से ये रिफ्लेक्शन होगा। तो रिफ्लेक्शन के पश्चात ये आपका बन जाता है सी डैश डी डैश वाला एक वेव फ्रंट, जो अब फिर से आगे बढ़ेगा। ठीक है, ये फिर से आगे बढ़ेगा और जितना ये बन के आया है उससे कुछ थोड़ा सा अलग रहेगा, ये बात सही है। लेकिन क्या हो रहा है कि भैया हर केस में एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर आपका चलता रहेगा। जो आपने रे ऑप्टिक्स में सीखा है, रे ऑप्टिक्स में सीखा है एक सिंगल लाइट रे से, वही सारा फिनोमिना यहां पर यूज किया जा रहा है। किसके लिए? एक वेव फ्रंट के लिए। किसके लिए? वेव फ्रंट के लिए। क्लियर? बोलो इसमें क्या दिक्कत है? अब क्या इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत है? बस आपको ये डायग्राम से बस समझना है कि क्या हो रहा है। यहां पर रिफ्लेक्शन लगाओ, यहां रिफ्लेक्शन लगाओ। एक सिंपल सा रिकॉलिंग के तौर पे मैं बताता हूं। जैसे आपके पास में एक लंबा ऑब्जेक्ट यदि होता है तो उसकी जब इमेज बनानी होती है तो क्या करते हैं? पॉइंट ए की इमेज ले लो, पॉइंट बी की इमेज ले लो, दोनों को ज्वाइन कर दो, खत्म कहानी। यदि एरियल ऑब्जेक्ट होता है तो क्या करते हैं? सबकी इमेज ले लेते हैं, बात खत्म। वैसे ही करना होता है, यस और नो। तो यही कहानी यहां पर भी दोहराई जा रही है, कुछ नया नहीं है, बिल्कुल सारी चीजें सिंपल सिंपल सी हैं। बस क्या हो रहा है, यहां से एक वेव फ्रंट आया तो वो वेव फ्रंट के तौर पे ही क्या हो गया? रिफ्लेक्ट होके आगे चला गया। तो भैया ये रिफ्लेक्शन हो गया प्लेन सरफेसेस पे।
आगे बढ़ता हूं मैं। रिफ्लेक्शन के बाद में हम लोगों को देखना होता है रिफ्रैक्शन। तो भैया रिफ्रैक्शन में भी कहानी वैसे ही चलेगी। क्या हो रहा है, देखो भैया, देखो ये आपकी रिफ्रैक्शन ऑफ अ प्लेन वेव फ्रंट एट अ प्लेन सरफेस। हमें वो क्या बोलते हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट का वो सब नहीं देखना है उसको, उसके लिए हमारे पास में कुछ और चीजें पढ़नी है स्फेरिकल वेव फ्रंट के लिए। क्या, जब आगे चल के हम लोग वाईडी ऐसी पढ़ेंगे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो वहां पर उनको पढ़ेंगे, यहां नहीं पढ़ना है, ठीक है। यहां हम लोग क्या कह रहे हैं, हमारे पास में भैया ये एक प्लेन वेव फ्रंट है, ठीक है, जिसको मैंने यहां पर डिनोट कर दिया, भैया इतना मोटा लाइट रेज आ रही है। तो भैया ये एक सिंगल लाइट रे को यदि मैं कंसीडर करता हूं, यहां आपने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, ठीक है। इस समय देखिए वेव फ्रंट ए बी का ये पॉइंट यहां पहुंच चुका है, कहां पर, सरफेस पर। ये आपका मीडियम नंबर 1 है ऊपर वाला, और नीचे वाला मीडियम नंबर 2 है, ठीक है। अब क्या होगा, होता क्या है जरा देखिए, उस समय जब ए डैश मीडियम के इंटरफेस पे पहुंचा है, उस समय जो बी का पॉइंट है वो बेटा बी डैश यहीं पहुंचा है, मतलब अभी भी मीडियम 1 में ही है। तो मीडियम 1 पर आपका रिफ्रैक्शन पहले हुआ, मीडियम 1 पर आपका रिफ्रैक्शन पहले हुआ। यदि ये मीडियम नहीं होता तो ये लाइट रे कुछ ऐसे जाने वाली होती थी, यस और नो, होती थी या नहीं होती थी। लेकिन ये क्या हो गई, मुड़ गई, ये क्या हो गई, मुड़ गई। तो आपको रिफ्रैक्शन यहां पर देखने को मिलेगा, यस और नो। सो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो भैया वो कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि अब देखो ये जो आपका प्लेन वेव फ्रंट है, ये यहां पर वापस जाते समय ये बन गया कुछ इस प्रकार से। अब मैं इसके डेरिवेशन कर रहा हूं, उसमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको सारी चीजें वही है, म्यू 1 साइन आई बराबर म्यू 2 साइन आर। ये लॉ आपने स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्शन लॉ जो पढ़े हुए हैं, वही सारी चीजें वापस से आने वाली हैं। बस हो क्या रहा है कि भैया यहां पर आपका वेव फ्रंट पहले यहां पहुंच गया, जब ये यहां पहुंचा इस समय ये यहां पर है सी पर, और उसके बाद में ये रिफ्रैक्शन हुआ और ये दोनों आगे चले, ये नया वेव फ्रंट यहां पर तैयार हो गया। देयर इज अ न्यू वेव फ्रंट, देयर इज अ न्यू वेव फ्रंट, क्लियर। अब एनसीईआरटी में अलग अलग दे रखा है, रेयरर से डेंसर में, डेंसर से रेयरर में। आपको रिफ्रैक्शन को बस समझना है, और रिफ्रैक्शन के लिए म्यू 1 साइन आई बराबर म्यू 2 साइन आर। अब रेयरर से डेंसर में जा रहे हो कि डेंसर से रेयरर में जा रहे हो, उससे कौन सा फर्क पड़ने वाला है। क्या ये वेलोसिटी यदि कैलकुलेशन के लिए मैं आपसे बोलूं तो आप कर नहीं सकते, क्या कर सकते हो, नहीं कर सकते। वेवलेंथ जो चेंज हो रही है उसको यदि मैं पूछूं तो आप कर नहीं सकते क्या। पूरा तो रे ऑप्टिक्स में पड़ा हुआ है, यहाँ पे क्या है, बस एक झलक है और कुछ नहीं है, सिर्फ एक झलक है, उससे ज्यादा और कुछ भी यहां पर नहीं है। सो बेसिकली क्या है कि स्नेल्स के लॉ को यहां पर हम लोग बस प्रूव कर रहे हैं और कुछ नहीं है, ठीक है, क्लियर, श्योर है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अगला जो टॉपिक है वो है आपका पोलराइजेशन, ठीक है। सबसे पहले तो इस वर्ड का मीनिंग समझिए, ये पोलराइजेशन, ये वर्ड क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन का मतलब इट इज द प्रॉपर्टी, ये एक प्रॉपर्टी है बेटा पोलराइजेशन, जिसमें क्या होता है, जैसे हमारी जो लाइट रे होती है ना, जो हमारी लाइट, जो सोर्स ऑफ लाइट होता है, वहां से जो लाइट निकलती है वो अनपोलराइज होती है। अनपोलराइज होती है मतलब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ऐसे 3 वेक्टर्स होते हैं। अब इसमें से यदि हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को क्या करते हैं, अपना वन साइडनेस दे देते हैं। मतलब क्या कर देते हैं, इसको डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के तो परपेंडिकुलर रख देते हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के क्या करा देते हैं, पैरेलल करा देते हैं। रियल में देखो जब अनपोलराइज लाइट है, अनपोलराइज लाइट का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, ऑल द 3 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लेकिन जब हम पोलराइज लाइट की बात करते हैं या पोलराइजेशन की जब हम लोग बात करते हैं, तो क्या होता है कि जो इंसिडेंट लाइट रे है उसके कंपैरिजन में जो बाहर निकली हुई लाइट है वो क्या हो जाती है, एक डायरेक्शन में, या हम लोग कह लेंगे वन साइडनेस अचीव कर लेती है। इसको समझने के लिए देखो यहां पर एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है। क्या किया गया है कि हम लोगों ने देखो ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाया जिसमें एक ऐसे होल हो रहा है, ऐसे ही यहां पर एक दूसरा लिया और दोनों को पास पास में रख दिया, ठीक है। यहां पर एक लाइट का सोर्स है, लेकिन लाइट के सोर्स के बजाय हम लोग इसको समझ रहे हैं कैसे, एक स्ट्रिंग की मदद से, एक स्ट्रिंग की मदद से। तो क्या हो रहा है कि भैया इन 2 स्लिट में से पास होती हुई एक स्ट्रिंग है मेरे पास में, मैंने क्या किया, दोनों में से स्ट्रिंग पास हो रही है, मैंने एक जर्क दे दिया, और ये जो जर्क दिया है वो इसी डायरेक्शन में दिया है जिस डायरेक्शन में स्लिट है। तो क्या होगा, यहां पर दिया हुआ जर्क
यहां से निकलते हुए और ये यहां पर पहुंच लिया, ठीक है। मतलब इसका जो एम्पलीट्यूड है वो अनअफेक्टेड है। अब धीरे धीरे मैं क्या करता हूं, इस वाले स्लिट को तो मैंने फिक्स रख दिया, ठीक है, ये तो फिक्स है। और ये जो S2 वाला है इसे हम लोगों ने क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। अब पूरा रोटेट एक साथ नहीं कर रहे, धीरे धीरे कर रहे हैं, तो यहां से तो जर्क दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे हम लोग पाते हैं कि यहां पर जब यहां हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं तो जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। और जब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो जाते हैं तो हमें जीरो एम्पलीट्यूड मिलता है। तो भैया देखो क्या हो रहा है कि हमने स्लिट में से जब इसको स्ट्रिंग को पास करा के ये किया तो ये वन साइड है, मतलब एक ही साइड, एक ही जैसा जो जर्क है वो पास कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ऐसे मैं इसको हॉरिजॉन्टल रख के कर सकता हूं, जब मैं हॉरिजॉन्टल जर्क दे दूं, ऐसे वाले जर्क दे दूं, ऐसे मैं देखो ऐसे कर रहा हूं। पहले मैंने ऐसे किए थे जब स्लिट और मेरे जर्क की डायरेक्शन क्या थी, एक जैसी। फिर मैं ऐसे करूंगा तो ये अटक जाएंगे, अटक जाएंगे कि नहीं अटक जाएंगे। तो वही फिनोमिना यहां पर हो रहा है। मतलब देखो ये स्लिट क्या कर रहा है, इस स्लिट की खास बात यह है कि यदि कोई चीज ऐसे ऐसे आ रही है, खड़ी हुई चीज कोई आ रही है तो वो इसे पास कर रहा है। लेकिन कोई चीज, अब देखो, अब यहां पर समझा पाना थोड़ा सा ऐसा समझिए। अब देखो ये जो स्लिट हो गई मेरे हाथ में ऐसे है, ठीक है, या मैं कैसे बनाऊं, चलो ऐसे स्लिट बना ली, ठीक है। ऐसे मेरे ये दो उंगलियों के बीच की स्पेस है, बिल्कुल है। मैंने क्या कर दिया, इसको ऐसे बना लिया। अब मैं उंगलियों तो मेरे को थोड़ी दूर करनी पड़ेगी, ऐसा तो कर नहीं सकता मैं उंगली को यहां से बेंड करके ऐसे बनवा लूं, ऐसे बन तो जाएगी, है ना, पर ये सही नहीं लगेगा, है ना। तो ठीक है, ऐसे मान लो तो मैं ऐसा वाला जर्क इसमें से पास करूंगा, ये तो पास हो जाएगा। लेकिन यदि मैंने ऐसा जर्क दे दिया तो बेटा ये जाके यहां पे अटक जाएगा और ये इसमें से पास नहीं होगा। यही यहां पर समझाने की कोशिश करी गई है। तो यहां से हमें समझ में आता है कि भैया एक पोलराइजेशन नाम की एक चीज एग्जिस्ट करती है और इसके लिए हमारे पास में ये एक बेसिक एक्सपेरिमेंट है। और इसके अलावा जब हमें पोलराइजेशन पढ़ना है लाइट के लिए तो हमें लाइट से रिलेटेड ही चीजों को देखना है। ये तो मैकेनिकल एक्सपेरिमेंट हो गए, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है बेटा लाइट से। सो इसके लिए हमारे पास में एक क्रिस्टल होता है जिसे हम लोग कहते हैं टॉर्मलाइन क्रिस्टल। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, टॉर्मलाइन क्रिस्टल, TOUR, क्या स्पेलिंग भी है, टॉर्मलाइन क्रिस्टल, ठीक है। सो टॉर्मलाइन क्रिस्टल है ये, ठीक है। अब इसकी खास बात क्या होती है, देखो ये लाइट का यदि सोर्स है तो इसमें ये ऐसे बना दिया, मतलब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, डायरेक्शन प्रोपेगेशन, ऐसे नहीं, मतलब ये मान के चलिए कि ऑल डायरेक्शन में आपकी लाइट रे जा रही है। तो इसको मैंने अभी क्या कर दिया, सिंपलिसिटी के लिए ये मान लिया भैया कि ये है आपकी अनपोलराइज लाइट और ये आपकी इसकी एक एक्सिस बना ली और ये आपकी किसकी एक्सिस है, पोलराइजर की एक्सिस है। अब यदि इसके सामने मैंने रखा लाइट को तो भैया यहां से जो लाइट निकल के आती है वो होती है आपकी प्लेन पोलराइज लाइट। और प्लेन पोलराइज लाइट का मतलब क्या है कि आपकी जो लाइट है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या कर दिया गया है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के तो परपेंडिकुलर रखा गया, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो गया है, पैरेलल कर दिया गया है। उसको हम लोगों ने वन साइडनेस दे दी है, ठीक है। अब इसको जब इसमें दूसरे क्रिस्टल में से गुजारा जाता है तो जो जैसी है वैसी की वैसे ही आगे निकल जाती है, जैसी है वैसी आगे निकल जाती है। फिर हमने क्या किया, हमने फिर से अब इस वाले टॉर्मलाइन क्रिस्टल को ऐसे ही कांस्टेंट रखा और अब इस वाले टॉर्मलाइन क्रिस्टल को क्या कर दिया, घुमाना चालू किया और हमने पाया कि भैया ये आगे चल के कोई लाइट हमें यहां पर नहीं मिलती जब इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो चुका है। अब यहां पर एक वर्ड पे आपने ध्यान दिया होगा, यहां पर वर्ड लिखा है एनालाइजर। क्या लिखा है, एनालाइजर। बेसिकली क्या हो रहा है, ये एनालाइजर की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए इसको एनालाइज कह रहे हैं। एनालाइजर का मतलब क्या है कि भैया ये बता रहा है कि आपकी जो लाइट आ रही है, इस पर जो लाइट पहुंच रही है वो इसकी एक्सिस के साथ में कितने डिग्री के एंगल पर है। देखो ये इसका एंगल और ये आपका प्लेन पोलराइज लाइट दोनों आपस में क्या है, पैरेलल। जबकि यहां से आप देखोगे तो ये इसकी एक्सिस हो गई। नाउ इन दोनों के बीच का यदि एंगल देखोगे तो 90 डिग्री है कि नहीं है। तो ये एनालाइज करके बता रहा है भैया यहां से आगे लाइट नहीं जाएगी क्योंकि ये जो लाइट है मेरी एक्सिस के कोऑर्डिनेशन में नहीं है, मेरी एक्सिस के परपेंडिकुलर है। इसके रिगार्डिंग हम लोगों को आगे चल के एक लॉ भी पढ़ना है जिसे मालूज लॉ कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, मालूज लॉ। मालूज लॉ जो है वो प्लेन पोलराइज लाइट पर एप्लीकेबल होता है। वो बताता है भैया
कि जो आपका एनालाइजर से जो प्लेन पोलराइज लाइट बाहर निकलेगी उसकी इंटेंसिटी को हम लोग किस प्रकार रिलेट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मालूस लॉ मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा, उसमें कुछ नहीं है, या मैं यहां पे भी बता सकता हूं। जैसे मान के चलो यहां से हमारे पास में अनपोलराइज लाइट चली, यहां से हमारे पास में कैसी लाइट चल रही है, अनपोलराइज लाइट चल रही है, बोला ठीक है। अब यहां पर हमारे पास में जो लाइट पहुंची होगी वो प्लेन पोलराइज लाइट पहुंची होगी। वो कैसी पहुंची होगी बेटा, प्लेन पोलराइज लाइट पहुंची होगी, यस और नो, बोला ठीक है। सो मैंने माना कि भैया ये अनपोलराइज लाइट है आई डैश, इसके बारे में मालूस लॉ कुछ नहीं बता रहा है, ये कह रहा है कि भैया यदि पोलराइजर से जब आप गुजारोगे तो उसकी इंटेंसिटी हो चुकी होगी हाफ आई डैश बाई टू। क्यों, पोलराइजर ने क्या कर दिया, उसके एक प्लेन को एक इलेक्ट्रिक फील्ड वन साइडनेस प्रोवाइड कर दी, यस और नो। अब इसको जब इसमें से गुजारोगे तो इसके बाद जो इंटेंसिटी आएगी आई वन डैश बाई टू को आप मान लीजिए आई वन है, ठीक है। तो जब आप इसमें से गुजारोगे सो आई टू विल बी इक्वल्स टू आई वन कॉस कॉस स्क्वायर थीटा, आई वन कॉस स्क्वायर थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन पोलराइजर एक्सिस। अब देखो यदि इसका एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो आप देख सकते हैं कि I2 जीरो आ जाएगा, और I2 इंटेंसिटी है, और इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। सो पॉइंट क्लियर है, मतलब एनर्जी को उसने क्या कर दिया, जीरो कर दिया। I2 इज I1 cos स्क्वायर थीटा। इस पे सवाल बनता है, मैं एक सवाल करवा दूंगा जिससे आपको ये वाला पॉइंट समझ में आएगा। मालूस लॉ क्या है, मालूस लॉ जो है वो पोलराइजर पर या पोलरॉइड पर आपका काम आने वाला है। मैंने एक और डायग्राम लिया होगा जहां तक मुझे लगता है पोलरॉइड का, देखता हूं एक बार, खाली जगह तो थी मेरे पास। ब्रूस्टर लॉ के बाद में है क्या पोलरॉइड, हाँ ये रहा, तो ठीक है मैं यहां पे बता दूंगा, चलो कोई बात नहीं। हम लोग बात कर लेते हैं बेटा ब्रूस्टर्स लॉ के बारे में, यस और नो। अब ये क्या कहता है, मैं आपको एक सवाल रिकॉल करवाता हूं रे ऑप्टिक्स का, एक सवाल रिकॉल करवाता हूं रे ऑप्टिक्स का, और वो सवाल याद होना चाहिए आपको, करवाया हुआ सवाल है। एक लाइट रे, देखो मैंने एक सवाल करवाया था, उस क्वेश्चन को आपको रिकॉल करना है रे ऑप्टिक्स चैप्टर में जाकर। दो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, यहां पर ऊपर मैंने एयर लिया था और यहां पर मैंने ग्लास लिया था। मैंने बोला था एक लाइट रे यहां पर आ रही है किसी एंगल पर, और फिर मैंने बोला था कि भैया ये लाइट रे पार्शियली रिफ्लेक्ट हो रही है और पार्शियली रिफ्रैक्ट हो रही है। ये क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट भी हो रही है और रिफ्रैक्ट भी हो रही है। और मैंने बोला था यदि रिफ्लेक्टेड लाइट रे और रिफ्रैक्टेड लाइट रे के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो बताओ बेटा इस एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और म्यू में क्या रिलेशन है। एक सवाल करवाया था, रे ऑप्टिक्स के पन्ने जाके पलटो, और जब आप पन्ने पलटोगे तो आपको ये चीज मिलेगी वहां पर देखने के लिए। यस, गेटिंग माय पॉइंट। तो उसी से रिलेटेड है भैया ये ब्रूस्टर लॉ। ब्रूस्टर लॉ क्या कहता है, ब्रूस्टर लॉ कहता है आपके पास में कि जब आप क्या करते हो किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम पर, ट्रांसपेरेंट मीडियम पर जब आप कोई लाइट गिराते हो, जब आप लाइट गिराते हो और ये लाइट यदि पोलराइजिंग एंगल पर है तो आपका कुछ भाग जो है वो रिफ्लेक्ट होता है और कुछ भाग रिफ्रैक्ट होता है। जो रिफ्रैक्ट हुआ भाग है वो पार्शियली पोलराइज लाइट का होता है, और जो रिफ्लेक्ट हुआ भाग है वो प्लेन पोलराइज लाइट का होता है। ये कहानी है भैया किसकी, ब्रूस्टर लॉ की, जो कि मैंने आपको एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में कराया था। यस और नो, श्योर हैं? अब इसको हम लोगों को प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए मैं आपको डेरिवेशन, इस सवाल का डेरिवेशन आप वापस से क्रॉस चेक कर सकते हैं या फिर मैं यहां पर करवाई देता हूं, ठीक है। इस डायग्राम को आप ध्यान से देखना, इस डायग्राम को एक काम करते हैं मैं दोबारा बना लेता हूं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, सिंगल सा डायग्राम बना लेते हैं सिंगल लाइट के लिए, ठीक है। ये है इंसिडेंस एंगल आई, आई पी लिख रहे हैं पोलराइजिंग एंगल के लिए। यहां पर क्या हो रहा है, आपकी एक लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्रैक्ट, और एक रिफ्रैक्ट हो रही है, ठीक है, ओके। यस,
अच्छा, ये वाला एंगल भी आपका आईपी होगा, ये वाला एंगल आर होगा और ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। ये रिफ्लेक्टेड है और ये रिफ्रैक्टेड है। ये μ1 है, ये μ2 है। बोलो यस और नो, क्या ये बात समझ में आई है आपकी या नहीं आई है? अब यहां पर हम लोगों ने क्या किया, इसमें ध्यान रखना, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहे हैं, एयर से ग्लास में हम लोग जा रहे हैं। तो भैया सबसे पहले तो आप स्नेल्स लॉ के बारे में ही सोचोगे। तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग यदि आप लिखोगे तो भैया मैं लिखूंगा μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर। μ1 तो बेटा आपका 1 है और ये आपका आ जाएगा साइन आई पी बराबर μ2 आपका म्यू है और ये आ जाएगा साइन आर। मतलब यू कैन राइट साइन आई पी बराबर म्यू इंटू साइन आर आप लिख सकते हो। अब इस डायग्राम को देखिए, इधर की साइड देखिए, ये है आपका नॉर्मल, ये क्या है आपका बेटा नॉर्मल है। और नॉर्मल है मतलब ये जो पूरे एंगल्स का एडिशन है वो 180 होना चाहिए। अब यहां पर ये जो आईपी बनाया हुआ है ये किस बेसिस पे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से। वो क्या कहता है भैया, इंसिडेंस एंगल और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होते हैं, सेम। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये आईपी और ये आईपी। अच्छा, ये जो आर है वो है आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, वर्ड्स पे ध्यान देना, अपवर्तन कोण। तो मैं लिखूंगा यहां पे आईपी प्लस का 90 प्लस का आर बराबर 180। सो देखो आईपी प्लस का आर बराबर 90, क्यों 90 चला जाएगा, तो बेटा आर बराबर लिखोगे 90 माइनस का आईपी, आर बराबर लिखोगे 90 माइनस का आईपी। तो इसको उठा के यहां पर जब मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा साइन आई पी बराबर म्यू इंटू साइन आर की जगह 90 माइनस का आईपी लिखा जाएगा। सो आप लिख सकते हो बेटा साइन आई पी बराबर म्यू इंटू साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये लिखोगे कॉस आई पी। तो यहां से देखो म्यू बराबर आ जाएगा साइन आई पी अपॉन कॉस आई पी, मतलब आ जाएगा टेन आई पी। और ये आपके पास में लिख सकते हो म्यू बराबर टेन आई पी। ये है आपका ब्रूस्टर्स लॉ, जिसका स्टेटमेंट यहां पर दिया गया है, द टेंजेंट ऑफ द पोलराइजिंग एंगल इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रिफ्रैक्टिव मीडियम एट विच पार्शियल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। म्यू बराबर 10 आईपी, म्यू बराबर 10 आईपी, म्यू बराबर 10 आईपी। ये जो एंगल है वो क्या है, पोलराइजिंग एंगल है। इसका सवाल मैंने आपको करवा दिया था पहले ही रे ऑप्टिक्स में, पढ़ यहां पर रहे ब्रूस्टर्स लॉ के नाम से। क्लियर? बोलो क्या दिक्कत है, क्या इन सवालों को हम लोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? बोलो यस और नो। सिंपल चीजें हैं, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, ब्रूस्टर लॉ से आगे हमारे पास में आता है पोलराइड। देखो ये पोलराइड जो है ना, ये बेसिकली वही क्रिस्टल है जो हम लोग अभी पोलराइजर में जब पढ़ रहे थे, टॉर्मलाइन क्रिस्टल की, वही वापस से बात आ रही है। ये क्या है भैया, पोलराइड है। ये क्या कर रहा है, अनपोलराइज लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। तो इसे हम लोगों ने कहते हैं पोलराइड। पोलराइड क्या होता है भैया, ये है आइडोसल्फेट ऑफ क्विनिन, आइडोसल्फेट ऑफ क्विनिन, जिसका नाम है हेरा। अबे यार क्या नाम लिखते हैं ये सब, ऐसे तो नाम होते हैं ये। आइडोसल्फेट ऑफ क्विनिन, ये है आपका सिंथेटिक, ये है आपका सिंथेटिक। जो टॉर्मलाइन क्रिस्टल था वो था आपका नेचुरल वाला। ये आइडोसल्फेट ऑफ क्विनिन बनाया है, सिंथेटिक पोलराइजर है, जिसे हम लोग पोलराइड कहते हैं। ठीक है, ये काम वही कर रहा है, अनपोलराइज लाइट को जो आ रही है उसे प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करने का काम यहां पर
कर रहा है। इसको यदि मैं डायग्रामेटिकली समझाऊं तो ये वापस से वही डायग्राम आ रहा है जो हम लोगों ने पोलराइजर में पढ़ा था। क्या हो रहा कि भैया सोर्स से अनपोलराइज लाइट आई, यहां पर आपका पहला पोलरॉइड लगाया, यहां से आपकी प्लेन पोलराइज लाइट बाहर निकली, ये प्लेन पोलराइज लाइट बना दी। यदि इसकी एक्सिस की यदि मैं बात करूं और इसकी जो एक्सिस है पोलराइजर की एक्सिस सेम है तो भैया ये आपका आगे बाहर पास हो जाएगा। लेकिन यदि आपके पास में ऐसा ना हो और आपने देखो पोलराइड के एक्सिस को चेंज कर दिया तो भैया आपको बाहर में कोई लाइट निकलते हुए नहीं दिखाई देगी। सेम चीज है, बस पोलरॉइड यहां पर बताना था। पोलरॉइड क्या है? आयोडोसल्फेट ऑफ क्विनिन, आयोडोसल्फेट ऑफ क्विनिन। और दूसरा इसका जो नाम था हेराफाइट, क्या कहते हैं, ठीक है, हेराफाइट, हेराफाइट है ना, यस, नहीं हेरापैथाइट, PATHITE, क्या तो नाम होते हैं। नाम भी रखना पड़ता है। कई लोग सोच रहे होंगे सर देखो हमारा केमिस्ट्री में क्या हाल होता होगा, है ना। आयोडोसल्फेट ऑफ क्विनीन, हमने तो सर कितने उनके ओर्स याद करे हैं, कितने उनके एलॉयज याद करे हैं, है ना। चलो कोई बात नहीं, क्लियर है, सेम चीज है, कोई नया कुछ नहीं है। देखो आज का लेक्चर सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट है। आज के लेक्चर में हम लोग कोई ज्यादा चीजें नहीं सीख रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद में जो हमारे पास में पॉइंट आता है वो है पोलेरॉइड्स के यूजेज ऑफ पोलेरॉइड। क्या क्या यूजेज होते हैं इस पोलेरॉइड के। अच्छा, यूजेज की जब मैं बात करता हूं तो मैं कुछ बोलते जाता हूं। हेडलाइट ग्लेयर को हटाने के लिए भैया हेडलाइट्स में इसका यूज किया जाता है। जो 3D मूवी कैमराज होते हैं उसमें पोलेरॉइड का यूज किया जाता है। दूसरा और क्या है भैया, फोटोग्राफिक कैमराज में फिल्टर की तरह इसका यूज किया जाता है। एरोप्लेन की विंडोज में लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, क्योंकि आप देख पा रहे हो, है ना, होता है कि नहीं होता है। अच्छा, और ओल्ड ऑयल पेंटिंग जो है वहां पर बेटा कलर कॉन्ट्रास्ट को इंप्रूव करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, यस और नो। और आजकल की जो हमारी मॉनिटर लैपटॉप वगैरह जिनमें LCD स्क्रीन्स होती हैं वहां पर भी इनका यूज किया जाता है। ये यूजेस हैं, सवाल नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन भैया एक बार बताने का मेरा कर्तव्य बनता है तो मैं एक बार आपको बता देता हूं कि देखो फिजिक्स में ऐसे सवालों पे ज्यादातर एग्जामिनर फोकस नहीं करते हैं। हालांकि यदि बोला जाए तो नीट 2019-20 में कुछ कुछ ऐसे सवाल पूछ लिए गए थे, जैसे चौक कॉइल से रिलेटेड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से फिनोमिना से रिलेटेड भी एक सवाल पूछा था, ये किससे रिलेटेड है करके। तो वो फिनोमिनाज वाली एक बात अलग हो जाती है, लेकिन ऐसे नॉर्मल सवाल, हालांकि जैसे रेनबो वाला भी सवाल पूछ लिया तो रेनबो जनरली तो हम लोग पढ़ते भी नहीं है, रेनबो वेनबो चीजें ऐसे बोल देते हैं कि 9-10 में पढ़ लिया, छोड़ दो करके कहानी करके। लेकिन सवाल पूछ लिया तो उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो तो हमने सब जगह कवर करी हुई है। देखो मेन है, देखो हमें हमारे एग्जाम को फोकस करना है, तो एग्जाम से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट है उसको हमें नहीं छोड़ना है। अभी यहां से आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा, उसके बाद सब इंपॉर्टेंट चीजें ही चालू होंगी। अब जैसे अब डॉपलर इफेक्ट इन लाइट है तो इसमें कुछ नहीं करना है, हमें डॉपलर इफेक्ट इन लाइट में एक फॉर्मूला याद रखना होता है, ये फॉर्मूला है भैया। अब यहां पर क्या हो रहा है ना, जैसे हम लोग साउंड में डॉपलर इफेक्ट पढ़ के आए, तो साउंड में जब डॉपलर इफेक्ट पढ़ते हैं तो हम क्या बोल रहे हैं कि भैया व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, अपरेंट फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट कंपेयर टू द फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड बाय द सोर्स। सोर्स ने जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करी है उस फ्रीक्वेंसी की तुलना में या उस साउंड की तुलना में जो ऑब्जर्वर सुनता है वो साउंड अलग होता है इफ देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन ऑब्जर्वर एंड सोर्स, ऑब्जर्वर एंड सोर्स। अब यहां पर क्या होता है, यहां जो ऑब्जर्वर हैं या जो सोर्स हैं यदि उनकी स्पीड ज्यादा नहीं है तो स्पीड ऑफ लाइट के सामने तो ये नगण्य हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा? नगण्य हो जाते हैं। सो यहां पर एक रिलेटिविटी का जो कॉन्सेप्ट है उसके बेसिस पर ही ये सारी चीजें निकाली गई हैं, और वो कहता है कि भैया जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी निकल के आती है, अपरेंट फ्रीक्वेंसी जो निकल के आती है वही फॉर्मूला वैसा ही है, न्यू बराबर 1 + -VR अपॉन सी अंडर द रूट ऑफ 1 - VR बाई सी द होल स्क्वायर। यहां पर क्या है, VR इज द रेडियल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ सोर्स, वेलोसिटी ऑफ सोर्स रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर, रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर। क्लियर है? अब यहां पर कंडीशन लगा दो,
यदि हम लोग कह दें कि भैया वी आर इज लेस देन सी, ऐसे मान लो, मतलब वी आर क्या है, वी आर इज द रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ सोर्स रिलेटिव टू ऑब्जर्वर, ये है। अब यहां पर यदि ये कंडीशन को मैं लगा देता हूं तो क्या हो जाएगा, वी आर लेस देन सी हो जाएगा। इसका मतलब वी आर अपॉन सी को आप अप्रोक्सीमेटली 0 मान लीजिए, तो ये आपका न्यू डैश जो है वो न्यू के बराबर ही आ जाता है, ठीक है। और मतलब सोर्स जो है मतलब जो भी सोर्स जहां से लाइट प्रोड्यूस हो रही है उसकी तुलना में ऑब्जर्वर की स्पीड जो है वो क्या हो जाए, बहुत ही स्लो, मतलब वी आर लेस देन सी हो जाए। मतलब उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी आ रही है वो, अब स्पीड ऑफ लाइट के सामने क्या स्पीड से आप चल रहे होगे, सोचो। स्पीड ऑफ लाइट से तेज भाग लोगे क्या? तेज तो भाग ही नहीं सकते हम लोग, क्योंकि वी हैव नॉट अचीव जो स्पीड ऑफ लाइट है उसके बराबर स्पीड तो हम लोग आज तक अचीव ही नहीं कर पाए हैं। क्लियर? और इससे तो हम लोग बहुत ही कम स्पीड में चलेंगे, तो हमेशा न्यू डैश बराबर न्यू ही हमें मिलता है। लेकिन हालांकि अब देखो आइंस्टाइन की जो थियरी ऑफ रिलेटिविटी है वो इतना ज़्यादा, हमारे देखो हमारा सिलेबस 11-12 लेवल का है। अब हम थोड़ी क्वांटम फिजिक्स में जाके क्वांटम चीज़ें, क्वांटम थियरी और वो सब चीज़ें पढ़ने वाले, बिल्कुल नहीं, सिलेबस का पार्ट नहीं है। हमें एक बात ध्यान रखिए बेटा, हमें पीएचडी नहीं करनी है, हमें सिर्फ हमारा एग्जाम क्लियर करना है। और एग्जाम क्लियर करने के लिए जितनी चीज़ें आवश्यक हैं उतनी चीज़ें बेटा हम लोग यहाँ पर डिस्कस जरूर कर रहे हैं। अब यहाँ पर इस थियरी ऑफ रिलेटिविटी के बेसिस पर हमारे पास में एक और लास्ट पॉइंट आता है, और वो है रेड एंड ब्लू शिफ्ट। सीधा सीधा सवाल पूछा जा सकता है, सो उस सवाल को आपको देखना है। क्या होता है, मान के चलो कोई एक ऑब्जर्वर है जो यहां पर खड़ा है, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है। यहां पर यदि कोई ऑब्जर्वर खड़ा है और एक सोर्स है जो क्या कर रहा है, साउंड नहीं, हम लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं, लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, तो वहां से लाइट्स आ रही हैं। तो अब आप इस डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, हो सकता है कि आपको कुछ चीजें नजर आ रही हो। इस डायग्राम को क्या ऑब्जर्व, देखो पहले मैं बोल रहा हूं, थियरी को बिना देखे डायग्राम को सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए। ये जो डायग्राम चल रहा है, ये जो डायग्राम चल रहा है, सिर्फ इसको बिना थियरी को पढ़े ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए और अपने मन से एनालिसिस निकालिए कि क्या हो रहा है। सोचिए, 2 मिनट का समय ले लो, क्योंकि लेक्चर खत्म होने वाला, लास्ट टॉपिक यही है। सोचिए और बोलिए क्या हो रहा है। देखो इस डायग्राम को यदि आप देख रहे हो तो जब ये इधर जा रहा है तो नीला दिख रहा है, और इधर आ रहा है तो लाइट लाल हो रहा है, इधर जा रहा है तो नीला हो रहा है, और इधर आ रहा है तो लाल हो रहा है। ये कौन है? धरती। धरती के ऊपर आप खड़े हो, मैं खड़ा हूं, मतलब हम लोग ऑब्जर्वर हैं जो यहां पर धरती पर से यहां पर इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि जब भी कोई सोर्स जो लाइट एमिट करता है, यदि वो ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है, तो जो पैटर्न है, मतलब देखो आपकी जो लाइट होती है वो विबग्योर होती है, बराबर है। सो उसमें आपका जो ब्लूइश कलर है वो आपका डोमिनेंट हो जा रहा है, मतलब ब्लू की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। एंड जब ये आपका दूर जा रहा है, कौन? सोर्स दूर जा रहा है, तो भैया आपको क्या हो रहा है? लाल कलर दिखाई दे रहा है। तो इस पे सीधा सवाल पूछा जा सकता है। मतलब सवाल कैसे पूछा जा रहा है कि भैया, सवाल ऐसा पूछा जाता है कि भैया एक कोई तो भी तारा है, उसने लाइट एमिट करी है और वो हमसे दूर जा रहा है, बताओ वो कैसा दिखाई देगा, लाल या नीला? 2 ही कलर ऑप्शन होते हैं वैसे तो भैया वो हमें दूर जा रहा है तो लाल दिखाई देगा, और पास आ रहा है तो नीला दिखाई देगा। बेसिक सी बात यह है कि जब आपका सोर्स जो है दूर जाता है तो आपकी वेवलेंथ क्या होती है? इंक्रीज होती है। वेवलेंथ इंक्रीज होती है तो हमें रेड चीजें दिखाई देती हैं, और जब सोर्स पास आता है तो वेवलेंथ क्या होती है? डिक्रीज होती है, तो हमें चीजें नीली नीली दिखाई देने लगती हैं, ठीक है। तो आप देखिए ना दोपहर, अब देखो इसको अब ऐसे अदर वे राउंड मत लेना, वो स्कैटरिंग का इफेक्ट है, ब्लू कलर ऑफ द स्काई। लेकिन जब हॉराइजन पे होता है तो डिस्टेंस ज्यादा होती है, उनको डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करनी पड़ती है हमारे पास पहुंचने के लिए, ठीक है। तो इसलिए हमें दूर है तो लाल, पास आ गया ऊपर आसमान नीला, ठीक है। ऐसे बस हम लोग कह सकते हैं लेमन लैंग्वेज के लिए, लेकिन वास्तविकता में क्या हो रहा है कि भैया इसी से आपका ब्लू शिफ्ट और रेड शिफ्ट टर्मिनोलॉजी डिफाइन है, ठीक है। मतलब बेसिकली क्या हो रहा है कि जो हमारी व्हाइट लाइट है, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ विबग्योर। अब यदि आप विबग्योर लिखोगे कहीं तो VIBGYOR, विबग्योर, मतलब आप ये मान लीजिए ऑरेंज जैसा, येलो जैसा कलर मान लीजिए सेंटर में,
भाई येलो सेंटर में है कि नहीं है, यस येलो इज द सेंटर। तो अब जो हमें येलो लाइट दिखाई दे रही है, यदि आपका जो सोर्स है वो दूर जाएगा तो क्या होगा, वो हमें लाल दिखाई देने लगेगा, और पास आएगा तो नीला दिखाई देने लगेगा। दैट इज द ओनली कॉन्सेप्ट, और इन्हीं को हम लोग रेड एंड ब्लू शिफ्ट कहते हैं। दूर गया मतलब रेड दिख रहा है, मतलब रेड शिफ्ट हो गई, मतलब जो स्पेक्ट्रम है आपका वो रेड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और जब पास आ रहा है तो भैया जो स्पेक्ट्रम है आपका विजिबल लाइट का वो ब्लू की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो उसे ब्लू शिफ्ट कह रहे हैं। तो ठीक है, सो दैट्स इट, ये और हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग बात करते हैं मालूज लॉ से रिलेटेड एक एग्जाम्पल की, हम लोग यहां पर बात करते हैं। ठीक है, सवाल क्या है जरा देखिए, है क्या मेरे पास स्पेस, एक तो खाली है ना, यस। सवाल सुनिए क्या दिया गया है क्वेश्चन में, मैं क्वेश्चन है मेरे पास में उसको लिख रहा हूं। क्वेश्चन पहले मैं लिख दे रहा हूं, टू पोलरॉइड्स, मैं बोल दे रहा हूं क्वेश्चन को, आपको लिखना है। ठीक है, सवाल में बोला गया है टू पोलरॉइड्स आर ओरिएंटेड विद दियर प्लेन्स, ओरिएंटेड विद दियर प्लेन्स, धीरे धीरे बोल रहा हूं, लिख लीजिए एक बार। टू पोलरॉइड्स आर ओरिएंटेड with their planes perpendicular to incident light and transmission axis making an angle of 30 degree with each other। तो क्वेश्चन है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट अनपोलराइज्ड लाइट इज ट्रांसमिटेड, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट अनपोलराइज्ड लाइट इज ट्रांसमिटेड। समझ में आया सवाल? तो देखो डायग्राम से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर आपके पास में एक पोलराइजर है, ठीक है, लाइट ध्यान से पढ़िए, इनकी जो ट्रांसमिशन एक्सिस है, अरे इसको थोड़ा सा टेढ़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है। और बेटा ये इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस हो गई, ये इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस हो गई। तो यहां पर यदि आप देखोगे तो यहां पर ये वाला जो एंगल है ये है आपका 30 डिग्री। सवाल में बोला गया है यहां से आपकी अनपोलराइज्ड लाइट आ रही है, अनपोलराइज्ड लाइट आ रही है, तो यहां पे कितना फ्रैक्शन पहुंच रहा है, तो इसकी इंटेंसिटी आई होगी, उसी के टर्म में आंसर देना है। तो भैया मैंने मान लिया भैया ये है आई, ठीक है। अब आप देखिए जब आपकी अनपोलराइज्ड लाइट इससे प्लेन पोलराइज्ड लाइट में जब बदलती है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट में जब बदलती है तो ये तो इसकी आधी हो जाती है, मतलब ये I/2 हो गई। और यहां से आगे क्या होता है, जब प्लेन पोलराइज लाइट आपकी पोलराइजर से होके गुजरती है तो मालूज लॉ काम में आता है। तो मैं इसको I1 मान लेता हूं, इसे I2 मान लेता हूं। सो I2 विल बी रिटन एज I1 cos स्क्वायर थीटा। तो जरा यहां पर ध्यान दीजिए, यू विल बी राइटिंग I2 बराबर I1 कितना है I/2 और cos स्क्वायर 30। तो आपके पास में जो I2 मिल रहा है वो मिलेगा बेटा I/2 cos 30 मतलब √3/2 का होल स्क्वायर। बोलो यस और नो, सॉल्व करो। सो बेटा आपको जो I2 मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 3/4, 4 दूना 8, सो 3/8 टाइम्स ऑफ I, 3/8 टाइम्स ऑफ I। सवाल इस फॉर्मेट में भी ऑप्शन में हो सकता है। अच्छा मैंने एंगल 30 डिग्री दिया है, वो एंगल कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। इसमें ध्यान रखना ये जो एंगल लिए जा रहे हैं एंगल वर्टिकल से लिए जा रहे हैं, ध्यान रखना, क्योंकि इस पोलराइजर को आपने ऐसे रखा है तो आपको प्लेन पोलराइज लाइट मिल रही है। क्लियर है? सवाल की लैंग्वेज को फिर से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए, इसमें बहुत बार सर चकराता है। और उसके बाद में यदि मैं एंगल 90 कर देता तो 0 ही हो जाता, फिर तो बात ही नहीं बचती थी, लेकिन ये है। तो बताओ कितना परसेंट आएगा ये, तो यार ये आएगा 3/8 इंटू 100 करता हूं मैं, तो 4 से काटा 25, 4 से काटा 2, मतलब 25 थी 75/2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 37.5%।
इतनी लाइट यहां पर पहुंचेगी, इतनी लाइट की इंटेंसिटी होगी जब सेकंड पोलराइजर से वो बाहर निकलेगी। हो सकता है कि इसके बाद में आगे एक और लगा दे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतना वो लगवाएगा। ठीक है, मुझे लगता है यहीं तक पूछ ले वही बहुत है। ये ऐसा ही सवाल एम्स के किसी तो भी एग्जाम में आया था पहले प्रीवियस ईयर में, एग्जैक्टली ईयर तो मुझे भी याद नहीं है, लेकिन हाँ ये सवाल ऐसा कुछ आके जा चुका है। ठीक है, अब इसमें सवाल उल्टा भी घुमा सकता है, वो बोल सकता है, देखो इस सवाल में और क्या बोल सकता है। अब सेम सवाल है, ठीक है, सवाल में उसने बोला वो बोल सकता है जैसे यहां पे 37.5 मिल रही है, मैंने बोला मान के चलो यहां पर जो लाइट मिली है वो 25% है, तो दिस एंगल थीटा आपको बताना है। एक सवाल और कर लो भैया, यही सवालों का पैटर्न है सीधा सीधा। ये 25% है तो ये 25% है, मतलब I/2 ऑफ 1/2। अब ये 1/2 कॉस स्क्वायर की वैल्यू है, कॉस स्क्वायर थीटा। देखो सोचो सवाल को, ये 25% है, ये 25% कब रही होगी, इससे पहले ये 50 होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। मतलब आपको एक सीक्वेंस में चलना है और कुछ नहीं है, क्योंकि I1 जो है बेटा वो अपने आप में I/2 है। ये 50% तो तभी कर चुका होता है प्लेन पोलराइज लाइट में आते ही। अनपोलराइज लाइट से प्लेन पोलराइज लाइट में आते ही 50% इंटेंसिटी कम हो चुकी होती है, और जब प्लेन पोलराइज लाइट आ जाएगी उसके बाद फिर ये आगे प्रोसेस चालू होगी मालूज लॉ की, जो कहता है I2 बराबर I1 कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? सो आपसे बोला है 25% है ये लाइट, तो बताओ एंगल कितना आएगा। तो इस सवाल को उल्टा करना चालू करना, और क्या है भैया, देखो आपको क्या मिलेगा। इस सवाल को मैं यहां पे करूं क्या, देखो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, पहले ये स्पेस को खा रहा हूं, ठीक है, खत्म कर रहा हूं, आप देखिए पहले फटाफट से। अब देखो आपके पास में I2 कितनी है बेटा, 25% है, मतलब ये है आपकी I1/4 बराबर I1 कॉस स्क्वायर थीटा। यस और नो, सॉरी I/4 है, I1/4 नहीं, 25% है तो किसकी, I की है। तो मैं बोला ठीक है, तो आपने यहां तक लगा दिया। अब यहां पर देखो I/4 बराबर, ये I1 क्या है, I1 तो खुद अपने आप में I/2 है, तो आपने लिख दिया I/2 कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो अब यहां पे सॉल्व करो, सो यू आर गेटिंग कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, तो यू आर गेटिंग कॉस थीटा बराबर 1/√2, तो थीटा बराबर आपको मिल गया 45 डिग्री। अब ये 3-4 सवाल हैं और क्या है, 30 डिग्री पे आपको 37.5 डिग्री मिलता है, परसेंट मिलता है, 45 डिग्री पे लोगे तो 25% मिलता है। एक 37 डिग्री का कर लो, 45 का तो कर ही लिया, 53 डिग्री का कर लो, 60 डिग्री का कर लो, सारे सवाल हो जाएंगे आपके, और रिजल्ट आपको याद रखना है तो याद रखिए, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात तो वैसे भी नहीं है। इज इट क्लियर टू यू? सो ये हम लोगों ने बहुत सारा हिस्सा बेटा यहां पर क्या कर लिया है, अभी कवर कर लिया है वेव थ्योरी ऑफ लाइट का। अब इसके आगे क्या है, अब इसके आगे फिर हम लोग इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन वाले सेक्शन पर आगे बढ़ेंगे, YDAC वगैरह पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले यहां पर बेटा हम लोग अपने आज के इस लेक्चर को यहां पर समाप्त करते हैं। मुलाकात फिर से होगी आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए